तो चलिए आगे देख लेते हैं। पंचायती राज्यों में क्या क्या हमने खत्म कर लिया था पिछले लेक्चर में। संवैधानिकीकरण हो गया था। उसके बाद पंचायती राज्यों की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं इस संशोधन की हम पढ़ रहे थे। ये जो 1992 का 73वां संशोधन है, इसमें ये सब प्रमुख विशेषताएं थी, है ना। अब अगली विशेषता क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब ये संविधान, ये प्रावधान कहता है कि राज्य निर्वाचन आयोग कार्य क्या क्या करेगा। तो चुनावी प्रक्रियाएं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची को तैयार करने पर नियंत्रण, पंचायतें के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन में निहित होगी। ये इस संशोधन में जो 1992 में पारित हुआ है, 73वां संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें बताया गया है। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। इसमें राज्यपाल द्वारा, गवर्नर द्वारा क्या नियुक्त है? राज्य चुनाव आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। मतलब ये जो एसईसी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनके समकक्ष ही हटाने की विधि है। उसके अलावा किसी विधि से स्टेट इलेक्शन कमीशन को नहीं हटाया जा सकता है। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में, मतलब कि कार्यकाल वगैरह, ये सब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। जो पंचायत में चुनाव होंगे उसमें राज्य कोई भी विधान बना सकता है। अब शक्तियां व कार्य देख लेते हैं। किसकी शक्तियां व कार्य? राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार, राज्य जो विधानमंडल है, यहाँ पे तो हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर ली। अब पंचायत शक्तियों की शक्तियां क्या है, क्या कार्य है पंचायतों के? तो राज्य जो विधानमंडल है, जो हमारी लेजिस्लेटिव है, वो पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियों और जिम्मेदारियां प्रत्यापित की जाएंगी जो निम्नलिखित से संबंधित हैं। कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार करना। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम को तैयार किया जाएगा। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों के सूत्र भी सम्मिलित हैं। तो जो 11वीं सूची बनाई गई थी उसमें जो 29 कार्य बताए गए थे केंद्र विधानमंडल द्वारा, वो भी सभी इसी में ही है। अब वित्त देख लेते हैं कि पंचायतों को फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, है ना। सभी कार्य क्या होंगे? पैसे पे, डॉलर पे होने हैं, है ना। मतलब पैसे पे होने, तो कहाँ से मिलेगा? राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। क्या अधिकार रखता है? जो लेजिस्लेटिव है, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, क्या अधिकार है? पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने, उनको संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित करों, चुंगी, मार्ग कर, शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। मतलब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन संस्थाओं को दिया जा सकता है। निधियों के गठन का उपबंध करेगा, मतलब कुछ फंड बना देगा राज्य लेजिस्लेटिव जो है, जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा। मतलब हमने कोई पंचायती फंड बना दिया और उसमें सारा पैसा इकट्ठा करने लगे। अब वित्त आयोग की बात कर लेते हैं, फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, बात समझ रहे हैं, यही समीक्षा अधिकारी होते हैं, बार बार समीक्षा आती है,
कि क्या समीक्षा कीजिए। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा। ये जो वित्त आयोग है ये राज्यपाल को सिफारिशें क्या करेगा, सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे। क्या नियंत्रित करेंगे, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग, कर एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों का बंटवारा। कैसे होगा बंटवारा, इसको बताएंगे ये वित्त आयोग। और क्या बताएंगे, करों, चुंगी, मार्ग, कर, शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं, निर्धारित किए जाएंगे जो पंचों को सौंपना चाहते हैं ये। उसके बाद क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधार के लिए आवश्यक उपाय। क्या उपाय हो करने चाहिए जिससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति, फाइनेंस की स्थिति सुधर जाए, है ना। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगाएं या क्या लगाएं। राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायत के मजबूत वित्त के लिए हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, इसके सदस्यों की आवश्यक अर्हता और उसके चुनने के तरीके को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य के समेकित विधि, आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर ये सभी काम होंगे। अब देख लेते हैं लेखा परीक्षण। तो भाई वित्त बट गया है, अब जो भी काम होंगे उनका परीक्षण भी तो होगा, ऑडिट भी तो होगा। तो आ गया लेखा परीक्षण, मतलब कि अकाउंट ऑडिट। लेखा परीक्षण का मतलब हो गया अकाउंट ऑडिट। तो क्या है, राज्य विधान जो है, जो स्टेट का लेजिस्लेटर है उसका मंडल पंचायतों के खातों, अकाउंट्स की देखरेख, उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। बात समझ रहे हैं, राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख के लिए, चेकिंग के लिए, उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। अगला, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र अपवादों और संशोधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है कि यहाँ पे इस तरह के कानून नहीं, ऐसे कानून होंगे तो ये राष्ट्रपति लागू कर सकता है। मतलब जितने भी यूटीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं जो संघ के कंट्रोल में हैं, वो वहां पे भी संशोधन लागू के होने के निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाएंगे। छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र, किनको छूट है प्राप्त, ऐसे राज्य कौन से हैं, तो यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। लेकिन जब से 370 वहां से हटा हुआ है जेएनके से, तो जेएनके में भी अब पंचायती राज लागू होगा। और कौन से राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये जो है अभी लागू नहीं हो रहा है, या वो अपने स्थानीय स्तर पर लागू कर सकते हैं अगर उनकी लेजिस्लेटिव चाहे। इन क्षेत्रों के अंतर्गत उन राज्यों के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में, मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद अस्तित्व में हो, या सी क्या है, पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग जिला जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है, तो इन क्षेत्रों में भी यहाँ पे लागू नहीं हो। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है जो वह उचित समझे। अगर संसद चाहे, अगर पार्लियामेंट अपने ऊपर करने पे आ जाए कि ये हमें असम के क्षेत्र या नागालैंड में या पश्चिम बंगाल में लागू करना है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा से स्पेशल बिल, अध्यादेश, किसी भी तरीके से, किसी भी हथकंडे से वो ये अधिनियम पास करवा सकती है, वहां पे लागू करवा सकती है अगर पार्लियामेंट चाहे। अगला क्या है, वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व। वर्तमान कानून की निरंतरता और पंचायतों का क्या अस्तित्व रह गया है, क्या उसका है,
तो पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे छोड़ा था कि वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व क्या है। मतलब कि वर्तमान जो कानून चल रहा था, इस कानून के बनने से पहले जो कानून चल रहा था वो कब तक लागू रहेगा। तो जैसे ही ये कानून लागू होगा, मतलब कि 24 अप्रैल 1993 के 1 वर्ष बाद तक, ये जो 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा, इससे पहले जो कानून थे, इससे पहले के जो लॉ थे वो 1 वर्ष तक तो चलते रहेंगे। मतलब 24 अप्रैल की डेट से 24 अप्रैल 1993 के 1 वर्ष तक के कानून चलते रहेंगे। 1 वर्ष के अंतर्गत सभी राज्यों को, जितने भी राज्य हैं, इनको इसके पश्चात में ये वाला कानून जो है लागू करना है। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं पॉइंट, होने से पूर्व बनी पंचायतें अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती हैं ना। जो पहले की संस्थाएं हैं, जो पंचायतें हैं, वो अपना पहले पूरा काम कर सकती हैं, या उससे पूर्व शीघ्र ही विघटित ना कर दी जाए, है ना। पहले पूर्व तुरंत ना विघटित की जाए, अपना काम कर लें। इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 94 पंचायती राज अधिनियम पारित किया। मतलब कि अधिकांश राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाने के लिए 93 में या तो सन 93 में चालू कर दिया, लेजिस्लेटिव ने नियम बना दिए, या 94 में बना दिए। ठीक है, अब आते हैं चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। मतलब कि अगर कोई चुनावी मामला होता है पंचायतों से संबंधित, तो वो न्यायालय में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी। देखिए, यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। मतलब न्यायालय जो जुडिशरी है वहां की, वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन के सभी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। अगर सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी सदस्य को, नागरिक को, वोटर को दिक्कत है, तो वो जुडिशरी में नहीं जा सकता है, वहां की कोर्ट कचहरी, वहां के लोकल पंच के पास या हायर जुडिशरी के पास नहीं जा सकता, बल्कि वह, इसमें यह भी कहा गया, किसी भी पंचायत के चुनाव को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब या तो स्टेट लेजिस्लेटिव इसका कुछ कर सकती है, या कोई प्राधिकारी, मतलब कि इलेक्शनर कमिश्नर या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या उनके जो सब अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उस क्षेत्र के लिए, वो ही इस क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची जो है, जिसमें कार्य निर्धारित किए गए हैं कि पंच कार्य करेंगे क्या। तो इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ, पंचायतों का कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रकारात्मक विषय वस्तु समाहित है। पहली क्या है, कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। मतलब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करना है, अलग अलग प्रकार की खेतियां करनी है, कैसे बीज डालना है, इन सबकी जागरूकता लोगों के बीच में लाएं, ऐसे पंचायतों का कार्य है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन, भूमि संरक्षण, है ना, लैंड का डेवलपमेंट करना, अगर कहीं पे पथरीली है तो उसको सुधार कर खेती योग्य बनाना, या कहीं पे किचकिच है तो उसको सही करना, है ना, जाने आने का मार्ग सुधारना, भूमि सुधार करना, है ना, भूमि से संबंधित चीजों को। फिर लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास। अब जल प्रबंधन में क्या आ जाएगा, तालाब आ जाएंगे, कि जैसे ही बरसात हो तो वहां पे तालाब का निर्माण किया जाए, तालाबों को शुद्ध किया जाए, वहीं से ही जल प्रबंधन करके लघु सिंचाई की जाए। ऐसा लोग कार्य कर सकते हैं वहां के पंच। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, ये सभी जो है उद्योग करे जा सकते हैं छोटे स्तर पर। मत्स्य उद्योग किया जा सकता है ना, फिशरी इंडस्ट्रीज चलाई जा सकती हैं, फिश पाली जा सकती हैं तालाब बना के। वन जीवन और कृषि खेतों में सुधार किया जा सकता है। लघु वन उत्पत्ति, मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो चीजें, जड़ी बूटियां वगैरह मिलती हैं, उनसे छोटे छोटे उद्योग किए जा सकते हैं। लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, है ना, खादी के वस्त्र बनाए जा सकते हैं लोकल स्तर पर। ग्रामीण विकास डेवलपमेंट हो सकता है, पीने वाले पानी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जा सकती है। ईंधन, मतलब ये व्यवस्था करेंगे ये लोग, कौन, पंचायतों के स्तर पर। ईंधन और पशुचारी की व्यवस्था पंचायतों के स्तर पर होगी। सड़कें, पुलें, तटों, जलमार्ग, अन्य संचार के साधन जो हैं ये करेंगे। ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर पैनल लगा के अपना ऊर्जा गांव को दे सकते हैं, है ना। फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालयों को, जो प्राइमरी और बीच के लेवल के जो 8th तक के हैं,
या 10th 11th 12th तक के हैं उनसे संबंधित विद्यालय खोले जा सकते हैं। वयस्क और गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है इनके द्वारा, ये भी कार्य हो सकता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवा सकते हैं लोग, है ना, क्या बनवा सकते हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकें जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्य कल्चरल एक्टिविटीज जो है इनकी की जा सकती हैं, जैसे तीज छठ पूजा, ये सब चीजें कैसे होंगी इनको ऑर्गेनाइज करना। बाजार में मेले, है ना, तो मेले भी जो है ये इसी स्तर पर, जिला स्तर, पंचायत स्तर, इन सब पे किए जा सकते हैं। फिर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाने, ये सब व्यवस्था करेंगे। पारिवारिक समृद्धि, परिवार में समृद्धि कैसे आए, इससे संबंधित लोगों को जागरूक करेंगे कि आप इनका यूज कीजिए, है ना। उसके बाद महिला एवं बाल विकास, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग, मानसिक रोगी के समृद्धि निहित होगी। कमजोर वर्गों के समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है ना। SC और ST के उत्थान के लिए क्या उन्हें कार्य दिया जा सकता है, लोक विभाजन पद्धति। फिर सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख, ये सभी कार्य जो है 29 ये पंचायतों के द्वारा 11वें अनुसूची में उल्लिखित है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारा सेंटर द्वारा बनाया गया है, लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान कौन से, इनको देख लेते हैं। कुछ तो अनिवार्य हैं और कुछ स्वैच्छिक हैं, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, वो तो वाद्य योग है, मतलब कि वो अनिवार्य हैं। अनिवार्य मतलब कि 12 से 13 से जो 35 तक के कानून दिए गए हैं उनको तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, वो तो देगी देगी, लेकिन जो DPSP हैं वो आपके वाद्य योग्य नहीं है। DPSP जो हैं आपके वाद्य योग्य नहीं है, वो जुडिशरी में आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि चीजें में नहीं मिले, ठीक है। अगला इसी में देख लेते हैं, तो भाग 11 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य और स्वैच्छिक उपबंध प्रावधानों को पृथक पृथक विवेचन कर लेते हैं। तो अनिवार्य प्रावधान देख लेते हैं, क्या अनिवार्य चीजें करनी है। तो सबसे पहला आ जाता है, सबसे पहला क्या अनिवार्य प्रावधान है, एक गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। तो ग्राम सभा का गठन जरूरी है। ग्राम स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना होगी, ये भी जरूरी है। 3 स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जो वहां की जनता है इन्हीं स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनाव करेगी, चुनेगी आके लोगों को। माध्यमिक और जिला स्तर पर प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जो अब चुन के आ गए हैं वो अपने प्रमुख, अपने मेयर को चुन लेंगे या अपने अध्यक्ष को चुन लेंगे, है ना। पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 21 वर्ष के होने पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण, SC ST के लिए आरक्षण दिया है, कितना, उनकी जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से। सभी स्तरों पर सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के आरक्षित। तो वुमेन्स के लिए कितना दिया हुआ है, 1/3। पंचायतों के साथ मध्यवर्ती और जिला निकायों कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। तो पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती और जिला निकायों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष के लिए खोपड़ी पे ये चढ़ जाएंगे। किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अंतर्गत नए चुनाव हो जाने से, 6 महीने के अंतर्गत अगर कोई समाप्त हो जाता है तो उसके अंतर्गत चुनाव हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थानों में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो इनमें चुनाव कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्या है कंपलसरी, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बैठेगा जो इनके वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन और चेकिंग करेगा। फिर स्वैच्छिक प्रावधान आ जाता है। स्वैच्छिक क्या है, जो कर सकते हैं या नहीं भी, क्या है देख लेते हैं। विधानसभा एवं संसदीय के निर्वाचन क्षेत्रों विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना। विधानसभा और संसदीयों के निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना। मतलब ये जो इनको शामिल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, जो विधानसभा के संसद विधायक वगैरह हैं। पंचायतों के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण। मतलब पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य और प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण ये कर भी सकते, नहीं भी। पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें अधिकार शक्तियां देना, है ना।
पंचायत जो है सरकार बन जाए लोकल स्तर की, उस पे शक्तियां देना या ना देना ये भी स्वैच्छिक है राज्य सरकार के लिए। पंचायतों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रत्यायन संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों से भी अथवा कुछ को संपन्न करना। तो जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है जो हमारी, या आर्थिक विकास है, वो पंच लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ये स्वैच्छिक है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना अर्थात उन्हें उचित कर, पथकर, शुल्क आदि के आरोपण संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना, ये स्वैच्छिक है। मतलब हम पथकर और ये सब जो चीजें हैं, ये टैक्स वसूल करने का उनको दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो ये ऐसा स्वैच्छिक नियम हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं 1996 का आपका पैसा अधिनियम, है ना। इसका नाम आपने सुना होगा, और पैसा अधिनियम पर बहुत ही ज्यादा ही इसको प्रीलिम्स में पूछा जाता है। पैसा एक्ट क्या है, विस्तार अधिनियम क्या है, 1996 का पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 1996 का पैसा विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। हालांकि लागू कर सकती है, लेकिन फिर भी जो 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्र हैं, है ना, 5वीं अनुसूची में नहीं है, AMMT² करके असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो इन सब क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, पर अगर चाहे तो लागू कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया है, जिसे पैसा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2016 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से राज्य में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत के क्षेत्र आते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन सब क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए हैं। मतलब इन क्षेत्रों में भी अब राज्य सरकार ने लागू कर दिए हैं, पंचायती राज अधिनियम संशोधित करके लागू कर दिए हैं। मतलब इस एक्ट का विस्तार कर दिया गया है पैसा अधिनियम के द्वारा। अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? ये जो अधिनियम संशोधित करके बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य है इनके? तो पैसा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या है? संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। भाई भाग 9 में क्या है वर्णित? पंचायत ही वर्णित है, तो इनको जो जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्र जो SC क्षेत्र है, SC ST क्षेत्र है, इनमें लागू करना। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, जो ST है उनको उनके हिसाब से शासन प्रदान करना। सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। जनजातीय समुदायों की परंपरा एवं रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना। जनजातीय जो समुदाय है वहां पे उनकी परंपरा और रिवाजों का सुरक्षा करना, ये पैसा अधिनियम के अंतर्गत आया है। मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके बाद जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियां से युक्त करना। उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों से छीनने से रोकना। उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभाओं की शक्तियों, मतलब ये नहीं कि पंचे जो है उच्च स्तर के नीचे वाले अधिकार को छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सब लोकल स्तर पर अपना काम कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अधिनियम की विशेषताएं क्या है? पैसा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पैसा अधिनियम आ गया। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों पर राज्य विधायन वहां के प्रथागत कानूनों, राज्य विधान मतलब स्टेट असेंबली, मतलब विधानसभा, प्रथागत कानूनों, सामाजिक धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। मतलब जैसा वहां का कल्चर होगा वैसे ही वहां के प्रावधान बनाए जाएंगे। एक गांव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल
अथवा वास स्थलों का एक समूह अथवा एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा जहां वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। गांव के अंतर्गत एक सामुदायिक वास स्थल क्या होगा? मतलब एक आदिवासी समूह नहीं होते हैं जैसे एक टोली में होते हैं इस तरीके के, तो इसकी परिभाषा दी गई है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनका निर्वाचक सूची में दर्ज होंगे, वही लोग होंगे ग्राम सभा में। प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं, प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण, परंपरागत तरीकों की सुरक्षा संरक्षण के लिए सक्षम होगी। तो प्रत्येक जो ग्राम सभा होगी वो अपने लोगों की कल्चर को बचाएगी, वहां की परंपराओं प्रथाओं को बचाएगी, ऐसा लिखा गया है। अधिनियम में विशेषताएं दी गई है। पांचवा देख लेते हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में क्या क्या होगा। तो सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति देगी। इसके पहले कि वे ग्राम स्तर पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएं। पहले तो जांच करेगी फिर देगी। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी। मतलब लाभार्थियों की पहचान होगी वो ग्राम सभा, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है आटा।